जय हिंद एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में, या फिर गांधी युग से रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अच्छा, इनमें हम गांधी युग की जब बात करते हैं तो इनमें हम उन फैक्ट्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे जिनका रिलेशन कहीं ना कहीं गांधी जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में आज़ादी के लिए मांग बहुत ज़्यादा उठ रही थी। तो थोड़े से बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए, बट गांधी जी के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है यहाँ पर हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा एंड लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका यहाँ पर पहले स्लाइड से क्या है यहाँ पर देखिए, गांधी युग में तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर आएगा इनका जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिताजी दीवान थे और उसके अलावा इनकी माता जी का नाम जो है वो पुतली बाई था। करमचंद इनके पिताजी का नाम था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1883 में 14 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी जी से इनका विवाह हो जाता है और इनके 4 संतान होती है। 4 बेटे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। यमुनालाल बजाज जी जो हैं वो इनके एक दत्तक पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। 1888 में ये अपनी हायर स्टडीज़ के लिए क्या करते हैं, ये लंदन जाते हैं और वहाँ पर बैरिस्टर की पढ़ाई, वकील की वकालत की पढ़ाई जो करते हैं और बैरिस्टर बनते हैं। 1891 में ये पढ़ाई पूरी करके भारत लौटते हैं और बम्बई और राजकोट में जो आपका यहाँ पर है वकालत आश्रम की मतलब आरंभ करते हैं, आश्रम नहीं आरंभ करते हैं। उसके बाद इनका सफ़र शुरू होता है जब ये आपका साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं। एक्चुअली में वहाँ पे दादा अब्दुल्ला करके एक व्यापारी थे जिनका केस लड़ने के लिए जाते हैं सबसे पहले कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। बात ये कब की है, ये है आपके 1893 की। 1894 में वहीं रहकर ये सामाजिक कार्य और वकालत करने का फैसला ये करते हैं और यहाँ पर ये 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना भी करते हैं। उसके बाद 1893 में एक और घटना होती है, जून 1893 में, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। एक्चुअली में ये आपकी यात्रा कर रहे थे ट्रेन के फर्स्ट एसी से और गांधी जी को यहाँ पर पीटर मैट्सबर्ग रेलवे स्टेशन से, दक्षिण अफ्रीका में है, ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ये घटना आपकी 7 जून 1893 को हुई थी, ये याद रखिएगा। और फर्स्ट एसी में ये आपका यहाँ पर सवार थे। अब इसके बाद वहाँ पर जो नस्लीय भेदभाव है उसके खिलाफ सत्याग्रह और आंदोलन जो है वो शुरू हो जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया था 1901 में। महात्मा गांधी जी के, ठीक है, 1901 के दौरान क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी एक बार भारत आए थे। ठीक है, परमानेंटली नहीं, वो तो 1915 में आए थे, भारत आए थे, बट साउथ अफ्रीका के लोगों को जो भारतीय समुदाय या एशियन समुदाय से जो थे उनको ये आश्वासन देके आए थे कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी हम वापस जरूर आएंगे। ठीक है, बट उसके 1902 में ही भारतीय समुदाय के द्वारा बुलाए जाने के बाद ये फिर से साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। 1903 में जोहान्सबर्ग में ये आपका वकालत का दफ्तर खोलते हैं। 1904 इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालेन खाओ की मदद से फेनिक्स फार्म, ये बहुत पूछा जाता है स्पेशली जब आप रेलवे के लिए जाते हो, फेनिक्स फार्म की स्थापना जो है वो करते हैं। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में किया था, ये साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका भी आपका प्रकाशन किया था। और एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में पहला सत्याग्रह जो है इस अभियान को भी इन्होंने आरंभ किया था। 1907 में ये ब्लैक एक्ट होता है, भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों की जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध जो है एक सत्याग्रह जो यहाँ पर आपका चलाया जाता है। 1908 में साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी को पहली बार जेल भेजा जाता है। जून 1909 में भारतीयों का पक्ष रखने के लिए फिर इंग्लैंड रवाना होते हैं और नवंबर में फिर से दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो आपका यहाँ पर इनके द्वारा लिखी जाती है। अब आता है 1910 का टाइम। तो 1910 के टाइम पे ये जोहान्सबर्ग में ही टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं, जिसको आज के टाइम पे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि लियो टोल्स्टॉय जो थे उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। 1913 में रंगभेद और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध इनका सत्याग्रह जो है वो फिर से जारी रहता है। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मान्यता दे दी थी। अब महात्मा गांधी जी को आंदोलन की प्रेरणा जो है वो यही लियो टोल्स्टॉय से ही सबसे ज़्यादा मिली थी। बट एक सवाल और आपसे पूछा जाता है कि जो आपका यहाँ पर भूख हड़ताल वाली प्रेरणा थी, ठीक है, ये कहाँ से मिली थी? तो ये आपका यहाँ पर जर्मन विद्वान थे रस्किन, उनसे इनको मिली थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने अब गांधी जी की कुछ उपाधियां, जैसे अंग्रेजों ने उनको सबसे पहले सार्जेंट की भी उपाधि दी गई थी कि भाई उन्होंने मदद करी थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें इंडियंस को शामिल करने के लिए, ठीक है, और कई सारे जो आपका एम्बुलेंस सेवा होती है उसके लिए अफ्रीका में, ठीक है, उसके लिए इनको केसरी हिंद की भी उपाधि दी गई थी।
चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। चाचा नेहरू ने इनको, मतलब नेहरू जी ने इनको बापू कहकर पुकारा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था। आप सबके लिए क्वेश्चन है, इनको मलंग बाबा, ठीक है, बताइएगा क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सवाल, इनको मलंग बाबा की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई थी। और देखिए यहाँ पर कुछ, विंस्टन चर्चिल जब ये सेकंड राउंड टेबल 1931 में जो होती है उसके लिए जाते हैं लंदन में, तब वहाँ पर विंस्टन चर्चिल जी इनको अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारा था। शेख मुजीबुर रहमान ने इनको जादूगर की उपाधि दी थी। अच्छा, आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाले 100-200 साल में कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि एक ऐसे हार्ड मास का व्यक्ति इतने बड़े, मतलब इस पृथ्वी पर था जिसने इतने बड़े बड़े आंदोलन, इतने सफल आंदोलन किए हैं। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को फाइनली टाइम आ जाता है जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत में आते हैं और 1 साल तक यहाँ पर ये भारत भ्रमण करते हैं। उसके बाद भारत में स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं उसमें ये आपका हिस्सा लेते हैं, नेतृत्व करते हैं। ठीक है, इसको हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उन्होंने अहमदाबाद के समीप, सबसे पहले अगर उन्होंने अहमदाबाद के समीप कोचराब में, ठीक है, अपना एक आश्रम यहाँ पर खोला था 1915 में, जिसे आज के टाइम पर आपका साबरमती आश्रम कहा जाता है। इसी आश्रम के लिए जो धन दिया गया था वो अंबालाल साराभाई जी के द्वारा दिया गया था। 1916 में महात्मा गांधी जी जो होते हैं उस टाइम में लखनऊ पैक्ट चल रहा होता है। ठीक है, उसमें भी वो हिस्सा लेते हैं और इसकी जो अध्यक्षता होती है वो अंबिका चंद्र मजूमदार जी करते हैं। ये वही है बच्चा जब आपका आईएनसी के 2 गुट हो गए थे 1907 में, अब ये दोनों एक हो जाते हैं 1916 के लखनऊ पैक्ट में। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी इनसे मिलते हैं और वो इनको बिहार के चंपारण में जो 3 कठिया प्रणाली लागू होती है उसके विरोध में आपका यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए कहते हैं, नील की खेती के विरोध में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है। अब 1917 में राजेंद्र प्रसाद जी और अनुराग नारायण मिश्रा सिन्हा के साथ महात्मा गांधी चंपारण पहुंचते हैं और वहां पर सफल आंदोलन करते हैं, सफल सत्याग्रह करते हैं, सफल रहता है। ठीक है, अंग्रेजों ने 3 कठिया पत्ती को है जो समाप्त कर दिया था। आंदोलन नील जमींदारों के विरुद्ध था, ऑब्वियस सी बात है। अब 1918 में महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, वो खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जो किसानों से टैक्स वसूला जाता था। फिर आपका क्या होता है 1918 में ही ये अहमदाबाद मिल मजदूरों की जो हड़ताल भी करते हैं और ये पहला ऐसा सत्याग्रह होता है जिसमें ये भूख हड़ताल करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए जो किया जाता है। ठीक है, याद रखिए 1918 में। अब यहाँ पर रोल एक्ट आ जाता है। तो रोल एक्ट जो कि आपका एक तरीके से जिसका परिणाम आपका जलियांवाला बाग दुर्घटना से आपका यहाँ पर आता है। तो रोल एक्ट आपका यहाँ पर 19 मार्च 1919 को भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रोल एक्ट ने ये आपका यहाँ पर लेकर आए थे कि भाई शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है। और आप सबको पता है कि इसमें जो गिरफ्तारी हुई थी वो सैफुद्दीन किचलू और सतपाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग अमृतसर में एक सभा बुलाई जाती है 13 अप्रैल 1919 को, जहाँ पर हजारों की संख्या में जो है वो लोग सभा कर रहे होते हैं। बैसाखी बेसिकली उस दिन होती है, तो बैसाखी मना रहे होते हैं और वहाँ पर पंजाब को उस टाइम पे गवर्नर जनरल और डाय के द्वारा गोली चलाने के आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। एक सेकेंड, हाँ। अब इस कानून को कई सारे नाम दिए गए हैं, बिना वकील बिना दलील वाला कानून, काला कानून इसको महात्मा गांधी जी ने कहकर पुकारा था। ये आपको ध्यान रखना है और ये कहानी मैं बता चुकी हूँ आपको, ये भी कहानी हम कर चुके हैं। आगे देखते हैं। हाँ, हंसराज नामक एक भारतीय था जिसने जलियांवाला में ये सभा हो रही है इसकी जानकारी जो है वो अंग्रेजों ने दी थी। अब इस घटना के बाद महात्मा गांधी जो केसरी हिंद की उपाधि उनको मिलती है उसको वापस लौटाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी अपने नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस लौटा देते हैं। इसमें जो डॉक्टर शंकर नायर होते हैं वो वायसरॉय की जो कार्यकारिणी परिषद होती है उसमें सदस्य होते हैं, वो उससे इस्तीफा दे देते हैं। अंग्रेजों ने इस घटना को, मतलब जो जलियांवाला बाग घटना थी, इसके जांच के लिए हंटर आयोग जो है वो लेकर आते हैं। हालांकि इसमें क्या होता है कि इसमें उस गवर्नर को बिल्कुल क्लीन चिट दी जाती है, इवन लंदन में जाकर उसको सम्मान भी दिया जाता है, लेकिन कर्मों का फल मिलता है। 1940 में उधम सिंह के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आपका खिलाफत मूवमेंट आता है। इसका संबंध भी गांधी जी से इस तरीके से है कि भैया वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब अंग्रेज आपका वादा करते हैं कि भैया हम टर्की को कोई विभाजन वगैरह नहीं करेंगे टर्की का, लेकिन वो कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो खलीफा का पद भी आपका यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। तो खलीफा का पद समाप्त होने के विरोध में एक्चुअली में ये आपका शौकत अली या अली ब्रदर्स जिनको बोला जाता है, उनके द्वारा ये आंदोलन जो है वो आपका किया जाता है। और फिर 1919 के दौरान ही इस आंदोलन का नेतृत्व जो है वो गांधी जी को दिया जाता है, जो आगे चलकर असहयोग आंदोलन में भी आपका यहाँ पर एक तरीके से कहते हैं ना कि मर्ज हो जाता है। तो ये कहानी आपकी हो गई।
अब इसमें देखिए 23 नवंबर 1919 को इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा आपकी यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर आगे देखते हैं। अब फिर आता है आपका मेन असहयोग आंदोलन, जो कि एक मतलब ये एक जन आंदोलन था। इसमें बहुत बहुत बड़े लेवल पर भागीदारी हुई थी। असहयोग आंदोलन नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? आपका गांधी जी के द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि 4 से 5 फरवरी को आपका क्या होता है कि चोरा चोरी में कुछ मतलब आंदोलनकारी जो असहयोग आंदोलन में भाग लेने आ रहे थे, उन्होंने एक पुलिस चौकी को जला देते हैं, जिसमें कई सारे आपके यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स या पुलिस वाले हैं जो मर जाते हैं, ठीक है, उनको वो जल जाते हैं। तो इससे आहत होकर कह लो या इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं, इस असहयोग आंदोलन को वो स्थगित कर देते हैं 12 फरवरी 1922 को। अगर मैंने डेट कहीं पे मिक्स कर दी हो तो बता देना, ठीक है, कमेंट में। स्थगित कर देते हैं। अब इस आंदोलन में एक और चीज़ होती है कि जो CR दास होते हैं या मोतीलाल नेहरू जी होते हैं, वो पहले इसके इतने ज़्यादा फेवर में नहीं होते, वो इसके खिलाफ होते हैं। बट जब ये देखते हैं कि भाई बहुत बड़ा आंदोलन ये हो सकता है, तो वो भी इसमें आ जाते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले जेल गए थे वो CR दास ही थे, और उनकी जो पत्नी थी बसंती देवी सबसे पहले जेल जाने वाले। ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले जेल जाने वाले आदमी का नाम या औरत का नाम, तो CR दास जी और उनकी पत्नी बसंती देवी ही थी पहली विमेन जो जेल गई थी। ओके, यहाँ तक हो गया। अब इसमें सबने साथ दिया था। अब विद्यार्थियों ने विद्यालय जाना छोड़ दिया था, धोबी ने कपड़े, मतलब हर कोई आपके जो बड़े बड़े वकील थे जो आपका अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, उन्होंने अपनी वकालतें छोड़ दी थी। बहुत बड़ा ये आंदोलन जो है वो हो सकता था अगर ये स्थगित नहीं होता, ठीक है, ऐसा कहा गया है। और इसमें क्या है, आंदोलन ये मैंने आपको बता दिया कि इसको यहाँ पर क्या करना पड़ा, इसको यहाँ पर स्थगित करना की ये रहा, ठीक है, 12 फरवरी को इसको स्थगित करना पड़ा। अब उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने कई सारी बात कही थी। उन्होंने एक वक्तव्य कहा था कि भाई अगर जम्मू कश्मीर में हिंसा हो रही है किसी गांव में, तो आप उसकी सजा जो है वो तमिलनाडु के गांव को तो नहीं दे सकते, इसके तर्क में कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने, और आप इससे रिलेट करोगे आज के ऑपरेशन सिंदूर से बहुत आराम से, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा था कि भाई जब देश का जो मनोबल था वो चरम सीमा पर था, उस टाइम पर आपने इस सत्याग्रह को स्थगित करके कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है। ये आपका एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था, ठीक है, और आप इसको ऑपरेशन सिंदूर से जरूर रिलेट करके देखोगे। अब 10 मार्च 1922 को जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल की सजा हो जाती है, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण उनको मतलब अर्ली निकाल दिया भी जाता है। ये आपको ध्यान रखना है 1924 में। और 1924 में ही वो INC का बेलगांव का अधिवेशन होता है जिसमें वो अध्यक्षता करते हैं। एक ही अधिवेशन है जिसमें उन्होंने अध्यक्षता करी है। अब इसी में बच्चा गांधी इरविन पैक्ट आ जाता है। 11 सूत्रीय मांग गांधी जी की आपको पता है दी जाती है, ठीक है। उसके बाद वे 1931 में सेकंड राउंड टेबल, उससे पहले वो नमक सत्याग्रह कर चुके होते हैं, ठीक है, जिसको दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपके लिए एक फैक्ट है, ठीक है, 1930 में। फिर आपका ये गांधी इरविन पैक्ट होता है। पूना पैक्ट गांधी जी और जो वल्लभ भाई पटेल है, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर यरवदा जेल में होता है। ये भी आपका एक फैक्ट याद रखना क्योंकि इसमें नहीं है, ठीक है जी, 1932 में वो होता है। अच्छा, तो इसके बाद ये सेकेंड राउंड टेबल के लिए जाते हैं लंदन में। लंदन जाते हैं जहाँ पर इनको अर्धनग्न फकीर कह के बुलाया जाता है, और वहीं पे आपके कम्युनल अवार्ड भी, जो मैकडोनल्ड्स कम्युनल अवार्ड है, वो आपके यहाँ पर उनकी घोषणा करी जाती है। अब इन सबसे यही चीज़ें को याद होकर कि भाई ये विभाजन करना चाह रहे हैं, एक तरीके से फूट डालना चाह रहे हैं, तो वो वापस लौट आते हैं और उसका भी कोई निष्कर्ष ऐसा निकलता नहीं है। बाकी जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें INC भाग नहीं लेती है, केवल सेकंड वाले में लेते हैं जो गांधी जी जाते हैं INC की तरफ से। भीमराव अंबेडकर जी तीनों में आपका यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर सही जवाब हो गया। SS राजपूताना जहाँ से वो लंदन पहुँचते हैं सेकंड राउंड टेबल के लिए। हरिजन सेवक संघ, अब वहाँ से आने के बाद, ठीक है, वहाँ से आने के बाद दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि यह मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके लिए ही काम करूँगा, तो उन्होंने हरिजन उनको कहकर पुकारा था। और बाद में 1932 में अखिल भारतीय अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करी थी, जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ जो है आपका कहलाया, ठीक है। अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि इसके बाद देखिए वो फिर से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो भारत छोड़ो आंदोलन में जुड़ते क्या है, वो नेतृत्व उसका करते हैं 1942 में, 8 अगस्त 1942 में। बट और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो गांधी जी से आपके सवाल बनते हैं, स्पेशली यूपी के एग्जाम्स में, तो देखते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी जी 1921 में जो आपका एक सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी ने धोती पहनना कब शुरू किया, ठीक है, क्योंकि पहले वो वेस्टर्न क्लोथ्स में थे, तो ये धोती पहना उन्होंने 1921, यानी कि ये टाइम पीरियड था बच्चा आपका जब वो आपका एक तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, उनकी स्थिति जान रहे थे, और उस दौरान
दौरान उन्होंने देखा कि आपका यहाँ पर गरीब लोगों के साथ जुड़ना है तो बिल्कुल आपको उनके लेवल पर जाकर एक तरीके से ये एहसास कराना होगा कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो इसी में ही ये मदुरई तमिलनाडु में जो है आदि धोती पहनना इन्होंने शुरू किया था, जब वे भारत के गरीबों की स्थिति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। उन्होंने जो वेस्टर्न पोशाक होती है उसको त्याग दिया था और अब एकजुटता दिखाने के लिए उन्होंने धोती पहनना शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी जी ने अपना जो गोल फ्रेम वाला चश्मा उसको बनवा उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही लिया था, लेकिन उसको पहनना उन्होंने अराउंड द एज ऑफ 54-55 के आसपास किया था। 1920 के दशक में जो सही ईयर बताया जाता है वो आपका 1924 बताया जाता है, बट इसमें ईयर का कोई ऐसा है नहीं, 1920 का दशक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इन्होंने अपना पहनना शुरू किया था और आपको जान के हैरानी होगी 2.5 CR में इसकी नीलामी हुई है, जो इनका गोल फ्रेम का चश्मा है, ठीक है जी। आगे देखते हैं महात्मा गांधी जी, उनके एक ये इसमें बहुत सारे डाउट है। महात्मा गांधी जी को जो वो लाठी, ठीक है, रखते थे वो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दो फैक्ट्स है, एक तो दांडी मार्च के दौरान उनको दी गई थी, एक जब बिहार के एक गांव में भूकंप आया था, ठीक है, और वहाँ की स्थिति जानने के लिए गए थे और वहाँ पर उनको एक लाठी प्रोवाइड करी गई थी। तो दोनों के यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर जो मेन है आपका देखिए गांधी जी की जो प्रसिद्ध लाठी है, आप विद प्रूफ यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ठीक है, प्रसिद्ध कन्नड़ कवि एम गोविंद पई जी ने, ठीक है, एक्चुअली ये लाठी उनकी थी, उन्होंने डायरेक्ट नहीं दी थी, ये लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है, ये उनकी लाठी थी, उन्होंने इसको अपने मित्र काका कालेकर जी को दिया था, ठीक है, जिन्होंने इसको बाद में महात्मा गांधी जी को दिया था, महात्मा गांधी जी को सौंप दिया था दांडी मार्च के दौरान। तो ये आप जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा, या तो एम गोविंद पई आया हुआ है तो, और ऑप्शन में जो आपका काका कालेलकर है उनका नाम नहीं है तो वही सही जवाब हो जाएगा, बाकी इनका नाम है, किसने दी थी ये आपका काके कालेलकर जी हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर बाय चांस जो भूकंप वाला आपका यहाँ पर दूसरा फैक्ट बताया जाता है वो आएगा तो फिर ऑप्शन में आपका अलग तरीके से आएगा, ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी ने पहली बार, अच्छा गांधी जी के नोट्स के बारे में आपके क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो इंडियन नोट्स हैं उन पर कब से आपके पब्लिश होने लगे, तो इसके बारे में अच्छे से फैक्ट जानते हैं। देखिए गांधी जी की पहली तस्वीर पहली बार 1969 में, ठीक है, जब उनकी 100वीं जन्मदिन एक तरीके से कह सकते हैं जन्म तिथि जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जा रहा था, 100वें जन्मदिन पर 100 रुपए के स्मारक नोट पर छपी थी, ठीक है, ये चलन में नहीं था, लेकिन भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी जी की सीरीज के तहत उनका मुस्कुराता हुआ जो चेहरा है ये नियमित रूप से 1996 से स्थायी रूप से छपने लगा था। उससे पहले 1987 में एक बार क्या हुआ था कि 500 रुपए के नोट पर इसको छापा था, लेकिन 1996 से इसे सारे नोटों पर आपका यहाँ पर स्थायी रूप से शामिल करने का निर्णय ले लिया था। अब गांधी जी जेल में कितने समय के लिए रहे हैं, तो गांधी जी ने भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों मिलाकर अपनी जिंदगी के लगभग 2338 दिन जेल में बिताए हैं। अनुमान है कि ये अवधि कुल 10 दिन कम या ज्यादा भी, मतलब इसमें हो सकता है कम या ज्यादा भी, ठीक है। अच्छा, जेल में बिताए हुए उनके कुछ मुख्य बिंदु और देखिए, कुल अवधि आपका यहाँ पर इतने दिन हो जाएंगे 2388 दिन। स्थान दक्षिण अफ्रीका, भारत, और दोनों देशों में एक्चुअली उन्होंने जेल में समय बिताया है। और पहली बार 10 जनवरी 1908 को, ठीक है, और उसके बाद 6 मई 1944 को, ठीक है, उनकी अंतिम रिहाई के बीच ये अनुमान जो है वो आपका लगाया जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर एक गाना बहुत ज्यादा फेमस है जिसको बाद में मॉडिफाई किया गया गांधी जी के द्वारा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ठीक है। ये गाना, इसमें इन्होंने एक लाइन ऐड करी थी हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए। तो रघुपति राघव राजा राम भजन को 1930 में दांडी यात्रा के दौरान पहली बार गाया गया था, इसको लोकप्रिय बनाया था। ये भजन किसके द्वारा आपका रचित है? श्री लक्ष्मणाचार्य जी के द्वारा, और कुछ पंक्तियां गांधी जी ने इसमें ऐड करी थी हिंदी मुस्लिम एकता को संदेश देने के लिए, ठीक है। क्या था वो बच्चा? इसमें पतित पावन सीताराम को रघुपति राघव राजा राम के साथ मिलाकर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है, ये आपका दिया गया था ताकि हिंदू और मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया जा सके। ये भजन मूल रूप से लक्ष्मणाचार्य जी के द्वारा रचित श्री नमः रामायण ग्रंथ का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे हैं, क्योंकि ये जो लास्ट वाले हैं ना, ये क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम्स में, यूपी के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो लेट्स सी, आप बताइएगा कि कैसे आपको ये वीडियो लगी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।